हम लोगों ने पिछली क्लास में परसुएसिव कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है और परिभाषित करते हुए हमने इसे देखा कि जो प्रबोधन है यानी जो परसुएशन है वो क्या है। तो परसुएशन इज अ मेथड ऑफ चेंजिंग ए पर्सन्स कॉग्निशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, इशू और पर्सन्स थ्रू सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करें, अगर हिंदी में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा कि प्रबोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और कार्यप्रणाली को सुतर्कों के द्वारा यानी गुड लॉजिक के द्वारा, संदेशों यानी मैसेजेस के द्वारा उन्हें परिवर्तित करते हैं और कुछ विशेष स्पेसिफिक वैल्यूज, बिलीव्स और एटीट्यूड को स्वीकार करने या न करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रबोधन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये एकदम से किसी बिल्कुल सडनली एकदम इम्पोज नहीं होता है, इसको धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रबोधन के अंतर्गत हमने ये भी देखा कि प्रबोधन के जो 4 हिस्से हैं, जैसे हु, व्हाट, हूम एंड व्हिच, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि प्रबोधक कौन होंगे, मैसेज किस तरह का होना चाहिए, जो टारगेट ग्रुप है उसको अकॉर्डिंग किस तरह से मैसेज हमको बदलते रहना चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए, किन किन तरीकों से हम लोगों की विचारों, मनोवृत्तियों, भावनाओं को बदल सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात के बारे में पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि जो प्रबोधन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने जीवन में, प्रशासनिक क्षेत्र में और जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां किस तरह से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। यानी कि यह हमारे जीवन के लिए और प्रशासन के लिए और व्यवहारिक जो कार्य हैं उन सब जगहों पर यह उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो चाहे आप प्रशासनिक काम कर रहे हो, लोगों के बीच अगर आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, अपने सबऑर्डिनेट को पावर डेलीगेट कर रहे हो या कोई सरकार की नीति योजना को क्रियान्वयन कर रहे हो या किसी भी तरह से आप लोगों के बीच अपनी बात को स्थापित करना चाहते हो तो आपको प्रबोधन यानी कि जरूरत पड़ेगी परसुएसिव कम्युनिकेशन की। अब परसुएसिव कम्युनिकेशन में आगे बढ़ते हुए जब हम इसकी थ्योरीज पे जाते हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने, क्योंकि इसकी उपयोगिता को देखते हुए बहुत से विद्वानों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक विद्वान है रॉबर्ट सियाल्डिन, जिन्होंने क्या किया, परसुएशन एंड मार्केटिंग यानी कि वर्तमान में जो विपणन के क्षेत्र में परसुएशन का उपयोग होता है उसके ऊपर एक थ्योरी उन्होंने प्रतिपादित की। और उस थ्योरी में जो 1984 में प्रतिपादित हुई थी उसमें उन्होंने कई वर्ड्स ऐसे जनरेट किए कि हमें परसुएशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर पारस्परिकता होगी यानी कि रेसिप्रोसिटी होगी, यानी कि जिनको हम परसुएट करना चाहते हैं और हम स्वयं, अगर हमारे बीच एक पारस्परिक संबंध है, म्यूचुअल रिलेशन है और वो म्यूचुअल रिलेशन परस्पर आदान प्रदान यानी विचारों को इंटरैक्ट करने में मदद करता है, तो वो पारस्परिकता हमें मदद करेगा परसुएशन में। और दूसरी चीज बताई उन्हें प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। जहां आप परसुएशन कर रहे हैं अगर वहां पर लोगों को दिखता है कि ये व्यक्ति इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, तो वहां पर भी आपके परसुएसिंग इंपैक्ट बढ़ जाएगा। ऑथोरिटी, अगर आपके पास अधिकार है किसी क्षेत्र में काम करने का और ऑथोरिटी के कारण आप अगर परसुएट कर रहे हैं तो ये भी परसुएशन का एक आधार बन जाता है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे निरंतरता के साथ कर रहे हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और वो भी एक कारण बन जाता है आपके परसुएसिव इफेक्ट को बढ़ाने में। कंसिस्टेंसी, ऑथोरिटी, स्कार्सिटी, रेसिप्रोसिटी, लाइकिंग, अगर लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो भी बढ़ जाएगा। और कंसेंसस, अगर सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति एक्सेप्टेबल है, लोग उसे पसंद करते हैं, सामाजिक तौर पर उस कार्य
खरीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है और आप जब लोगों के बीच उस चीज को ले जाते हैं तो भी ये बात स्थापित होने में सहूलियत होती है, आसानी होती है, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने में मदद मिलती है। तो पर्सुएसिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और इसकी थ्योरीज के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब यहाँ पर यह आता है कि आखिर इसका रोल क्या है। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन जो है ये इसकी भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। तो जब रोल की आप बात करेंगे तो देखिए कुछ भूमिका जो पर्सुएसिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है उनको शॉर्ट में हमने यहाँ पर बताया है नीड क्रिएशन। अब देखिए इसकी बहुत उपयोगिता है आजकल, खासकर विपणन के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में ये बहुत उपयोगी विचारधारा है। नीड क्रिएशन, लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन पर्सुएशन के द्वारा आप उनमें नीड क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं आपकी ये जरूरत है, ऐसा एस्टैब्लिश करना पर्सुएशन से संभव होता है। नंबर 2, बिहेवियरल चेंज। नीड क्रिएशन यानी उनको जरूरत तो थी नहीं, उसके बिना भी काम चल रहा था, लेकिन हमने पर्सुएशन के द्वारा उनकी जरूरतों को उनके दिमाग में एस्टैब्लिश कर दिया कि आप इन चीजों की आपको जरूरत है, भविष्य में आपको काम आएगा, तो नीड क्रिएशन। नंबर 2, बिहेवियरल चेंज, और उसके अकॉर्डिंग उनके व्यवहार में बदलाव ला दिया। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पर्सुएशन का इंपैक्ट करते हैं। अगर समाज में कोई बदलाव लाना है, सोशल चेंज लाना है, तो सोशल चेंज में भी पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का उपयोग होता है। तो 3 बात हो गई, नीड क्रिएशन, बिहेवियरल चेंज, सोशल चेंज। एंड अगर हमको कोई चीज जो है पब्लिक पॉलिसी को इम्पोज करना है, अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जिसको सार्वजनिक तौर पर हमको स्थापित करना है, सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई, लोग जो है उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को ये बात समझा करके कि सरकार की ये नीति लोगों के हित में है, लोग उसे धीरे धीरे अपना लेंगे। अगर कोई रूल है, कोई नियम है, कोई कानून है, तो उसको भी एस्टैब्लिश करने में पर्सुएसिव कम्युनिकेशन हमें मदद करता है। इसके अलावा मोरल कंडीशनिंग में, मोरल कंडीशनिंग यानी कि नैतिक रूप से लोगों में बदलाव लाने में, नैतिक रूप से लोगों में बदलाव लाने में और इस लोगों के बिहेवियर को बदलने में यानी व्यवहार को बदलने में, इन सभी जगहों पर जो है इसका एक रोल है, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का रोल है। यानी कि जो हमारा पर्सुएशन है यानी प्रबोधक संचार है, ये रोल प्ले करता है किस चीज में, लोगों में नीड क्रिएशन में। आजकल इसकी मार्केटिंग के फील्ड में काफी यूज होता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स। अब कॉर्नफ्लेक्स के बिना भी लोग नाश्ता करते थे या अपना जीवन यापन की शुरुआत करते थे, लेकिन अब देखेंगे आप कि टेलीविजन में विज्ञापन आता है कि आप कॉर्नफ्लेक्स के रूप में नाश्ता कीजिए तो आपको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें मिल जाएंगे। अब लोगों को ये महसूस होने लगा कि पहले जो हम चीजें खाते थे उसमें उतने न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं थे और इसमें ज्यादा है, तो क्यों ना हम इसको नाश्ते के रूप में इस्तेमाल करें। अब लोगों ने उसको, उनके अंदर एक नीड क्रिएट हो गई, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे मोबाइल हो। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं आप, अब आपके पास मोबाइल है, आपका काम चल रहा है, लेकिन कोई कंपनी जो मोबाइल बेचने वाली कंपनी है या मोबाइल निर्माता कंपनी है, वो एक विज्ञापन देती है कि इस मोबाइल में आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के सारे ऐप मौजूद हैं, सारे इसमें क्वालिटीज मौजूद हैं, आप इसे खरीदिए आपको फायदा होगा। अब नीड आपको लगने लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है और इसे मुझे खरीदना चाहिए। तो जरूरत क्रिएट करना और इस जरूरत को पूरा करने के लिए बिहेवियरल चेंज करना, लोगों के व्यवहार में भी बदलाव लाया जाता है। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अलग अलग तरीकों से विज्ञापन लाए जाते हैं। कई बार उन्हें डराया जाता है और डरा करके बोला जाता है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। आप टेलीविजन विज्ञापनों में से देख सकते हैं कि अगर आप बार बार हाथ नहीं धोएंगे या उसे हाथ सैनिटाइज नहीं करेंगे तो वायरस या बैक्टीरिया का असर आप पर जल्दी हो जाएगा, इसीलिए ये सैनिटाइजर आप खरीदिए या ये जो काम है आप इसे कीजिए या ये वस्तु आप खाइए।
इस तरह से आपके सामने चीजें आती हैं, तो आपके बिहेवियर में उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है। तो पहले नीड क्रिएशन हो जाता है, फिर बिहेवियरल चेंज हो जाता है। इस तरह से ये जो उद्योग है, हमारा जो एडवर्टीजमेंट उद्योग है, विज्ञापन उद्योग है, वो इन सब चीजों का परसुएसिव कम्युनिकेशन की जो छोटी छोटी टेक्निक है उनका बराबर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको समाज में कोई बदलाव लाना है, सोशल चेंज लाना है, मान लीजिए कोई सामाजिक कुरीति है, अनटचेबिलिटी है, समाज में प्रचलित था पहले, अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अवशेष के रूप में अभी भी मौजूद है रूरल एरियाज में। तो अनटचेबिलिटी इसे सोशल एविल, अब इसे दूर करना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो परसुएसिव कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के दिमाग में, विज्ञापनों के माध्यम से, सरकार की नीतियों और कानूनों के द्वारा, कानून भी अपने आप में काम करता है इसमें, कि भाई अगर आपने अनटचेबिलिटी का उपयोग किया तो आपको सजा होगी, आपके खिलाफ जो है इसके खिलाफ कानून बनाया गया है कि अनटचेबिलिटी एक अपराध है। तो अनटचेबिलिटी को दूर करना हो, या डॉरी को दूर करना हो, या किसी भी इस प्रकार के कार्यों को करना हो जो कि सोशल एविल के रूप में एस्टैब्लिश है, तो भी परसुएसिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। सरकार ने कोई नीति बनाई, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे लागू करना है। कई बार ऐसे स्थिति निर्मित हो जाती है, जैसे अभी नागरिकता संबंधी कानून में जो है कुछ समस्याएं आई, लेकिन लोगों को उस पॉलिसी की जो सच्चाई है, ट्रुथ है, या जो लोगों को फायदा होगा वो लोगों को बताना, लोगों तक पहुंचाना कि ये कानून हमने इस नजरिए से बनाया है और इससे जो है किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात कैसे समझ में आएगी लोगों को? तो जब सरकारें अपनी नीतियों के द्वारा, अपने विज्ञापनों के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने प्रशासक हैं, उनके माध्यम से लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ये जो पब्लिक पॉलिसी है इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी जाति के हैं, तो लोग उस पॉलिसी को एडॉप्ट कर लेंगे और उसे अपना समझ करके उसे उसका पालन भी करेंगे। कोई भी रूल्स हो, कोई भी मोरल कंडीशनिंग हो, अब मान लीजिए समाज में पहले से कोई ऐसी नैतिक मापदंड है जो उचित नहीं थे, ऐसे नैतिक मापदंड, मोरल स्टैंडर्ड जो उचित नहीं थे, सरकार ने उसके लिए कोई ऐसी नीति बनाई या जन जागरूकता अभियान चलाया, कोई ऐसे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और उससे लोगों के अंदर एक समझ विकसित हो गई और उससे भी मोरल कंडीशनिंग कहते हैं उसको, जिससे लोग जो है अपने नैतिक मापदंडों में बदलाव ले आते हैं। गुड बिहेवियर यानी कि लोगों का जो बिहेवियर है उसको भी कई बार बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो शराब का आदी है, कोई गुटखा खाने का आदी है, स्मोकिंग का बहुत उसको प्रॉब्लम है, वो जो है एक चेन स्मोकर है या ड्रग्स का आदी है। अब इन सब उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर डेवलप हो गया। अब इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक विशेष परिस्थिति में ले जाना पड़ेगा, अलग अलग परिस्थितियों में उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, वो उसके भोजन के तरीके, उसके रहन सहन के तरीके, उसके सोचने के पैटर्न और उसकी समस्याओं को वास्तविक रूप से समझ के उसके बिहेवियर में चेंज लाया जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है, ये जो परसुएसिव कम्युनिकेशन है, ये बहुत शानदार रोल प्ले कर सकता है व्यक्ति के जीवन में और प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में, और साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने में। इन बातों को भी हमने कल की क्लास में भी इसे उपयोगिता के क्षेत्र में आपको समझाने का प्रयास किया था। अब ये चीज यहां आती है कि जो प्रबोधन का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे संबंधित कई परिस्थितियां निर्मित होती हैं। जब परसुएसिव कम्युनिकेशन यूज किया जाता है तो उन्हीं में से एक परिस्थिति होती है जिसे कहते हैं स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट क्या होता है? तो स्लीपर इफेक्ट जो है ये एक ऐसी घटना है जो जिसमें ये बताया जाता है कि स्लीपर इफेक्ट इज द इंक्रीज ऑफ द impact that a persuasive message has on a person over time। मतलब क्या हुआ कि स्लीपर इफेक्ट जो है इज द इंक्रीज ऑफ द इम्पैक्ट that a persuasive message has on a person over time। यानी जो मैसेज हमने अभी दिया है लोगों के विचार को बदलने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत उस पर असर कर जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मैसेज हमने दिया उसे बार बार बताया गया, बार बार उन्हें समझाया गया, अलग अलग एंगल से वो विज्ञापन के रूप में उनके सामने आया, अभी तुरंत बदलाव नहीं आया,
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे परिस्थितियां बीतती गई, उनका जो परसुएशन का उद्देश्य था, यानी जो परसुएसिव मैसेज था, वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लग जाता है। इसी को और एक दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया जाता है परसुएसिव मैसेज को, जिसे स्लीपर इफेक्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से देखेंगे, इन अदर वर्ड्स द मोर टाइम पासेज, जैसे जैसे समय बीतेगा, द मोर टाइम पासेज आफ्टर ए पर्सन हैज बीन exposed to a persuasive message, जिस व्यक्ति को उस प्रबोधक संचार के मैसेज से एक्सपोज किया गया है, यानी जिस पर वो परसुएसिव मैसेज दिया गया है, परसुएसिव मैसेज, द मोर देयर एटीट्यूड विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। क्या कहा हमने ये कहा कि मोर टाइम पासेज, जैसे जैसे समय बीतेगा, द मोर टाइम पासेज आफ्टर ए पर्सन हैज बीन एक्सपोज टू ए परसुएसिव मैसेज, जिस व्यक्ति या जिस समूह पर परसुएसिव मैसेज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा उस पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। तो स्लीपर इफेक्ट में क्या होगा कि हम लोग सोचते हैं कि कोई हमने मैसेज दिया या कोई हमने बहुत अच्छा प्रबोधक सामने लाया, जो जिसको हु के रूप में हमने सामने रखा था, तो प्रबोधक सामने लाया, परसुएडर, लेकिन एकदम से लोगों के ऊपर उस मैसेज का असर हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो क्या करना होता है, तो इसके लिए जो है दो कंडीशंस होते हैं, या तो बिग इनिशियल इंपैक्ट कहते हैं, बिग इनिशियल इंपैक्ट, यानी जो मैसेज है वो इतना ज्यादा प्रभावशाली हो कि व्यक्ति सीधे उस मैसेज को सुन करके, देख करके अपने व्यवहार में, कार्य प्रणाली में या उस वस्तु के प्रति प्रभावित हो जाए और वो अपने मनोवृत्ति को, अपने व्यवहार को, अपनी जो उसकी फीलिंग्स हो, उन सबको, एटीट्यूड्स को चेंज कर ले। ये हो सकता है जिसको बोलते हैं बिग इनिशियल इंपैक्ट। तो कई बार ऐसा भी किया जाता है कि सीधे सीधे ऐसे मैसेजेस दिए जाते हैं, ऐसी जो है जानकारियां दी जाती हैं कि लोगों के व्यवहार में तुरंत बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा होना संभव नहीं है। तो एक दूसरी थ्योरी भी इसमें है, द सेकेंड इज, उसको बोलते हैं कि डिस्काउंटिंग क्यू। डिस्काउंटिंग क्यू मतलब संकेत करना, किसी चीज के बारे में एक बार संकेत कर दिया, सिंबल कर दिया, और वो सिंबल देने के बाद फिर उसको प्रभावी ढंग से किसी विशेषज्ञ के द्वारा सामने लाया गया। अब इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये स्लीपर इफेक्ट के बारे में आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया, एक समझदारी आ गई कि भाई स्लीपर इफेक्ट क्या होता है तो ये परसुएसिव कम्युनिकेशन का एक तरीका। लेकिन इस परसुएसिव कम्युनिकेशन में जो रिसर्च किए गए, उस रिसर्च से ये बात निकल के आई कि किसी भी व्यक्ति पर परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एकदम से किसी व्यक्ति को आप बदलना चाहते हैं, उसके एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उसके फीलिंग को बदलना चाहते हैं, तो तुरंत जरूरी नहीं है कि उसके व्यवहार में या विचार में बदलाव आ जाए। इस थ्योरी को एक प्रोफेसर हैं कार्ले होवलैंड ने इस पर बड़ा विस्तृत अध्ययन किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका के सैनिकों पर स्लीपर इफेक्ट का ही प्रयोग किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं घट रही थी, तो अमेरिका के सैनिक क्या सोचते हैं, उनका जो इम्पैक्ट, उनका जो युद्ध लड़ने के प्रति जो उनका मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। और उन्होंने ये पाया कि अगर हमने उन्हें कोई फिल्म दिखाई या कोई मैसेज दिया तो जरूरी नहीं कि वो तुरंत उस पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है और अलग अलग एंगल से उसी तरह की चीजें उन्हें बताई जाती है, तो उनके मस्तिष्क में वो बात एस्टैब्लिश हो जाती है और वो जो शुरुआती मैसेज है वो उनके दिमाग पर असर कर जाता है और उसे वो मानने लग जाते हैं। तो उद्देश्य पूरा करने में इससे मदद मिलती है, इसे स्लीपर इफेक्ट कहते हैं। तो स्लीपर इफेक्ट का जो है कार्ले होवलैंड ने विस्तृत अध्ययन किया और इस तरीके से उन्होंने इसका उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में बताया, जिसमें से एक जो है युद्ध के समय सैनिकों के मनोबल या उनकी सोचने के तरीकों में बदलाव लाने के लिए किया गया। इसको हम बहुत सारे जगहों पर ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए, हमने दो कंडीशन बताया आपको, एक तो बिग इनिशियल इंपैक्ट और दूसरा हमने बताया आपको कि डिस्काउंटिंग क्यू।
पहले डिस्काउंटिंग क्यू को देखें। जैसे मान लीजिए एक मंत्री है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये कहा, ये बयान दिया और राष्ट्रीय स्तर पर कि अब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें निश्चित सुधार होने वाला है और हम सुधारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। अब ये जनता जो है ये इस बात पर एकदम विश्वास नहीं करेगी, एकदम भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये कि तो पॉलिटिशियन है, मंत्री हैं, ये तो इसी तरह की बात कहेंगे। लेकिन अब थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ इकोनॉमिस्ट के विचार आ रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं? पेपर में, टेलीविजन में, एडिटोरियल पेजेस में, कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है, सरकार ने ये जो नीति उठाई है, ये जो पैकेजेस जारी किए हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं शुरू की हैं, उसका इकोनॉमी पे ये असर होगा। अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में वो जो बयान है, शुरुआती बयान, उसके प्रति उनका विश्वास बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये इकोनॉमिस्ट तो सारी चीजों को समझ बूझ करके ही इन्होंने अपनी बात रखी है, तर्कों और तथ्यों के साथ रखी है, तो वो जो बयान है वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे, अगर पहला जो है बिग इनिशियल इंपैक्ट, बिग इनिशियल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? ए स्लीपर इफेक्ट will only take place if the initial impact of the persuasive message is big। अगर कोई ऐसी चीज मैसेज में दिया गया है या ऐसी बात बताई गई है कि, जैसे उदाहरण के लिए कि डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने बोला कि इस वर्ष इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इसीलिए लोगों को ये तैयारी करके रखनी चाहिए। तूफान आ सकता है, इसीलिए लोग अपने घरों में रहें। उन्होंने जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे हैं, उनको ये मैसेज दिया कि कल 12 बजे जो है तूफान आने की संभावना है और आप लोग अपने घरों में रहें। अब यहाँ मैसेज जो है ये बिग इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपना जीवन भी बचाना है, अपनी संपत्ति, अपने संसाधन भी बचाने हैं। तो लोग ये जो मैसेज है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैसेज किसी बहुत जिम्मेदार संस्था के द्वारा दी गई है या एक ऐसी संस्था के द्वारा दी गई है जो इस काम में एक्सपर्ट है। तो लोग उस मैसेज को मानेंगे भी और उसके अकॉर्डिंग काम भी करेंगे। तो यहाँ पर स्लीपर इफेक्ट के लिए दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि लोगों को कोई परसुएसिव कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के विचार और व्यवहार में बदलाव लाना है, लेकिन ये बदलाव कैसे ला सकते हैं? तो या तो उनको मैसेज बहुत प्रभावशाली ढंग से दिया जाए, या फिर मैसेज जो दिया जा रहा है उसके सपोर्ट में धीरे धीरे चीजें हमें लानी पड़ेगी। अब देखिए आजकल विपणन में, मार्केटिंग में कैसे उपयोग होता है। जैसे एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लोगों के लिए बहुत आवश्यकता की चीज नहीं है कि भाई उसके बिना लोगों का जीवन नहीं चलेगा, या कोई ऐसे खाने पीने की चीजें नहीं है कि भाई पानी नहीं है या हवा नहीं है या भोजन नहीं है कि भाई उसके बिना जीवन चल नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, शैम्पू का प्रयोग करते हैं और कई दूसरी चीजों का प्रयोग करते हैं। चॉकलेट ऐसा जरूरी नहीं कि लोग नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर चॉकलेट का व्यापार होता है, बहुत सी कंपनियां चॉकलेट बनाती हैं। तो उसको अलग अलग तरीकों से लोगों के सामने रखा जाता है। ये एक विज्ञापन का जो है बहुत साइंटिफिक तरीका अडॉप्ट किया है और परसुएसिव कम्युनिकेशन का, कि अगर लोगों को चॉकलेट हमें बेचना है और लोग चॉकलेट के प्रति अट्रैक्ट हो तो कैसे होंगे। कई बार हम उनको फेट के साथ जोड़ देते हैं कि भाई अगर आपने ये चॉकलेट खाया तो आप जो है बहुत अच्छा, आपका भाग्य जो है वो चमक जाएगा। और विज्ञापनों में आप देखिए ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने ये चॉकलेट खाया तो आपकी जो पुरानी दोस्ती है, जो दोस्त आपके बहुत पहले बिछड़ गए थे, वो आपको अचानक मिल जाएंगे। यानी कि ऐसा उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आप ये चॉकलेट खाते हैं तो आपका भाग्य बेहतर हो जाएगा, आपकी दोस्ती जो है एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। और भी ऐसे कई विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के दिमाग में धीरे धीरे ये चीजें डाली जाती है। शुरुआत में लोग इसे एकदम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब बार बार ये सब चीजें उनके दिमाग में लाया जाता है तो वक्त के साथ उनके दिमाग में ये बातें गहराई से बैठ जाती है। और जब वो दुकानों में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनके दिमाग में और उनकी सोच में आता है कि चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि परसुएसिव कम्युनिकेशन के ये तरीका जो है उनका सफल रहा। अब फिर कभी कभी क्या करते हैं, उनको डरा करके लोगों के दिमाग में भय पैदा कर दिया। कैसे? तो लोग, जैसे एक शैम्पू है, अब उन्होंने कोई एक दूसरे शैम्पू का उदाहरण
उदाहरण दिया या तेल का उदाहरण दिया कि अगर आपने ये तेल इस्तेमाल किया तो आपके बालों को नुकसान होगा, लेकिन फिर उसी के 2 सेकंड बाद ये दिखा दिया कि ये जो तेल है इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपके बाल कितने घने हो जाते हैं, आपका जो है चेहरा कितना खूबसूरत हो जाता है। और इस तरीके से लोगों के मन में ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में घर कर जाता है कि हाँ ये तेल बेहतर है, ये शैम्पू बेहतर है, ये वस्तु बेहतर है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो ये जो टेक्निकें हैं, ये टेक्निक आजकल काफी बड़े पैमाने पर यूज होती हैं और ये परसुएसिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसे हम स्लीपर इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी तरह से एक थ्योरी और महत्वपूर्ण है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये भी काफी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम परसुएसिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और कॉग्निटिव डिसोनेंस को नहीं जानेंगे तो ये भी सही नहीं होगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है कि इट रेफर्स टू द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। किसको रेफर करता है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन ए पर्सन्स बिहेवियर एंड बिलीव्स डू नॉट अलाइन। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसका विश्वास जब एक रूप नहीं होता है, यानी कि उसका विश्वास तो कुछ और है, उसकी मनोवृत्ति एटीट्यूड तो कुछ और है, लेकिन व्यवहार वो कुछ और कर रहा है, तो क्या हो गया? अलाइनमेंट नहीं है, उसके जो बिलीव्स और बिहेवियर के बीच अलाइनमेंट नहीं है, तो क्या हो गया? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अब वो उसके दिमाग में टकराव शुरू हो जाएगा, यार मैं सोचता तो ऐसा हूं लेकिन करता तो ऐसा हूं। तनाव में आ जाता है व्यक्ति कि मैं सोचता कुछ और हूं और करता कुछ और हूं। इसे हम उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। इट में ऑल्सो हैपन, ये तब भी हो सकता है when a person holds two beliefs that contradict one another। अब एक व्यक्ति के भीतर दो तरह के बिलीफ्स हैं, दो तरह के विश्वास हैं, और वो दोनों विश्वास को लेके चलता है और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, तब भी इस तरह की समस्या आएगी। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये बात समझ में आ गया। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति कुछ और व्यवहार कुछ और हो। जैसे एक सीधा सिंपल उदाहरण लेके देखते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस का। उदाहरण यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मन से तो ये सोचता है कि जो है शाकाहारी होना, वेजिटेरियन होना अच्छा है, लेकिन जब उसके सामने कोई नॉन वेजिटेरियन फूड लाया जाता है तो वो मना भी नहीं कर पाता है। अब जब वो खा लेते हैं तो उसके बाद उनके मन में ये विचार आता है, अरे यार ये खाना अच्छा नहीं था, है ना, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे ऐसा खाना खाना चाहिए जो वेजिटेरियन है, यानी कि मांस, मछली, मीट वगैरह खाना अच्छा नहीं है, इससे हिंसा होती है और ये तो गलत है। अब वो बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा, उसके मस्तिष्क में एक तनाव पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी एटीट्यूड तो वेजिटेरियन है और प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है? नॉनवेज का इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या हो गया? उसके मन में क्या है? तनाव पैदा हो गया, एग्जाइटी पैदा हो गया, यानी कि वो अपने आप में थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, एंजाइटी पैदा हो गया, गिल्टी, वो मन ही मन अपने आप को क्या करता है? गिल्टी फील होने लग जाता है उसको, यार मैं दोषी हूं, मेरे कारण जो है किसी जानवर की हत्या हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को असेम्प्ट महसूस करने लगते हैं। तो ये चीज भी कॉग्निटिव डिसोनेंस में आता है। तो इस चीज को, इस समस्या को दूर करने में भी मदद करता है परसुएसिव कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ? आप उदाहरण से समझ गए इस बात को कि देखिए, जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, ये समाज में बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है कि हम सोचते कुछ और हैं और हमें मजबूरी में करना कुछ और पड़ता है। ये अलग अलग जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं कि कहां कहां पर कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे सपोज करिए स्मोकिंग, मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, लेकिन उसे पता है कि स्मोकिंग करने से स्वास्थ्य पर गलत असर होता है, इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, और जो सिगरेट के डब्बे हैं उस पर भी बहुत गंभीर बीमारियों के चित्र भी बने रहते हैं, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे बोलेगा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो अंदर से गिल्टी महसूस करता है, उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता है कि मैं सोचता तो सही हूं लेकिन व्यवहार में
में मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो वो असेम्प्ट यानी अपने आप को थोड़ा सा वो महसूस करता है कि ये गलत हो रहा है। तो ये एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। दूसरी चीज, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए आप, जैसे चूजिंग टू प्रोमोट ए बिहेवियर सच एज रेगुलर एक्सरसाइज। अब मान लीजिए आपको एक काम दिया है सरकार ने कि भाई आप लोगों में ये बात प्रचारित करिए कि एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहते हैं। अब एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी आपको दे दी गई। आप लोगों के बीच जाते भी हैं कि भाई आप बताते योग कीजिए, आप जो है हेल्थ कॉन्शियस रहिए, वॉकिंग कीजिए, साइकिल चलाइए, सब बोला जा रहा है, लेकिन खुद नहीं कर रहे। अब अंदर से क्या फील होगा कि हम कॉग्निटिव डिसोनेंस के स्टेज में हैं कि लोगों को तो ये बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए और खुद वैसा नहीं कर रहे। यहां भी कॉग्निटिव डिसोनेंस आ गया। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में हाइपोक्रीसी। दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रीसी, कि हम लोगों को बता तो रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन मूल रूप से हम वैसा नहीं कर पा रहे। एक और कंडीशन देखिए, जैसे टेलिंग ए लाई, हम खुद जो है झूठ बोल रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप ऑनेस्ट रहिए, झूठ मत बोलिए। तो ये भी एक तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसे भी कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। ठीक, अब एक और उदाहरण देखिए आप। अब जैसे मैं एक पर्यावरणविद हूं, मैं चाहता हूं कि भाई प्रदूषण न फैले, मैं चाहता हूं कि जो है बहुत साफ सफाई बनी रहे, लेकिन मैं खुद ही कार खरीदने के लिए जाता हूं और ऐसी कार खरीदता हूं जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, या मैं ऐसी गाड़ी चलाता हूं जिससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक तरफ तो आप पर्यावरण के प्रति सकारात्मक है, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसा काम कर रहे हैं जैसे पर्यावरण को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति की सोच, एटीट्यूड कुछ और लेकिन बिहेवियर कुछ और होता है, तो इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो यहां पर कॉग्निटिव डिसोनेंस का अध्ययन हम इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि जब व्यक्ति कॉग्निटिव डिसोनेंस के स्टेज में होगा तो वो तनाव में होगा। कई बार ऐसी स्थिति भी निर्मित हो जाती है कि वो इस डिसोनेंस के कारण डिप्रेस हो जाता है, इतना तनाव में आ जाता है कि डिप्रेस हो जाता है, और इस डिप्रेशन के कारण वो चिड़चिड़ा, गुस्सा और अनेक तरह की ऐसी घटनाएं या ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जिससे कि खुद को और समाज को नुकसान होता है। तो इसे रोकने के लिए पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का हमें उपयोग करना पड़ेगा। इस संदर्भ में हमने ये बात की है। लेकिन जो कॉग्निटिव डिसोनेंस वाला व्यक्ति होगा उसका जो व्यवहार होगा वो भी थोड़ा बदल जाएगा। वो क्या करेगा, वो जो व्यक्ति होगा जिसके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, ट्राई टू हाइड देयर एक्शंस और बिलीव फ्रॉम अदर्स। वो अपना जो व्यवहार होगा या उसका जो कार्य होगा वो दूसरों से छुपाने की कोशिश करेगा, दूसरों से छुपाने की कोशिश करेगा, हाइड। जैसे उसे पता है कि मुझे पढ़ाई के टाइम में जो है मोबाइल नहीं देखना है, या फेसबुक नहीं देखना है, या कोई ऐसी चीज जिससे हमारे समय की बर्बादी नहीं देखना है, लेकिन क्या करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इसको देख रहे हैं और उसी समय कोई उनके फैमिली के मेंबर जाते तो उसको क्या कर लेते हैं, वो छुपा लेते हैं, हाइड, उसको छुपा लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, हाइड। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। मतलब उन्हें पता है कि ऐसा नहीं, क्यों छुपाया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात है कि ऐसा करने से हमारा नुकसान होगा, उसे पता है, लेकिन फिर भी वैसा कर रहे हैं। तो बाहरी दबाव के कारण कई बार ये होता है कि उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार लोग जो गलत काम करते हैं या उनको पता है कि सामाजिक रूप से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे वो हाइड करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरा होता है रेशनलाइज करते हैं, तर्क से साबित करते हैं कि ये जो मैंने किया वो इस कारण किया, ऐसा करना मेरे लिए जरूरी है, तो रेशनलाइज करते हैं। और तीसरा ये होता है कि कई बार वो ध्यान ही नहीं देते, जिधर उनको लग रहा है कि इससे मेरी जो आदत है या मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, तो वो क्या करता है, अवॉइड लर्निंग, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके इस कॉग्निटिव डिसोनेंस में बाधा उत्पन्न करता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा भी कई लोग करते हैं। तो हाइड, रेशनलाइज्ड एंड रेस्ट्रिक्ट टू द लर्निंग, ये तीनों चीज जो है डेवलप हो जाता है। अब क्या करेंगे, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का जब हम इस्तेमाल करेंगे
तो दो तरह से ये चीज होगी। देखिए इसमें दो वर्ड आता है, एक आता है सेंट्रल रूट एंड पेरिफेरल रूट। यानी कोई भी मैसेज जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। यानी जब हम परसुएसिव कम्युनिकेशन का उपयोग करेंगे तो मैसेज का एक रहेगा सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट मतलब वो मैसेज जो वास्तविक तौर पर दिया गया है। तो हम ऐसा मैसेज दें, ऐसा संवाद दें उस व्यक्ति को जिससे उसकी सोच में बदलाव आ जाए, तो सेंट्रल रूट। यानी उस मैसेज के कारण ही उसका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो धीरे 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 ठीक हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है पेरिफेरल रूट। पेरिफेरल मतलब आसपास, मैसेज के आसपास की चीजें। मतलब जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है वो इतना स्ट्रांग हो, उसके प्रति उसका विश्वास इतना ज्यादा हो, वो जिस तरीके से मैसेज को कन्वे करे उन तरीकों से प्रभावित होकर, उस व्यक्ति से प्रभावित होकर अगर वो अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस बिहेवियर को चेंज कर लेता है और उसमें अलाइनमेंट आ जाता है, यानी उसके बिलीफ और उसके बिहेवियर दोनों में अलाइनमेंट आ जाता है, तो वो जो उनके टेंशन है, एग्जाइटी है, गिल्टी है, असेम्प्टनेस है, ये सब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उनके अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है या डिप्रेशन पैदा हो रहा है ये स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी सफलता है परसुएसिव कम्युनिकेशन की, और ये लोगों के बिहेवियर को ठीक करने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इस थ्योरी को 1957 में दिया था लियोन फेस्टिंगर ने। लियोन फेस्टिंगर ने इस थ्योरी को दिया था और उन्होंने किताब भी लिखी थी, ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसमें उन्होंने परसुएसिव कम्युनिकेशन का उपयोग बताते हुए कॉग्निटिव डिसोनेंस की समस्याओं को समाज में उल्लेखित करते हुए और उस समस्या को हल करने में इसके उपयोग को रेखांकित किया था। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास कई टेक्निक्स हैं आजकल परसुएसिव कम्युनिकेशन के, बहुत से टेक्निक। ये स्टडी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है परसुएसिव कम्युनिकेशन का। तो ये जो टेक्निक धीरे धीरे बढ़ा तो उन टेक्निकों में कुछ टेक्निक्स जो है बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए एक टेक्निक आया परसुएसिव कम्युनिकेशन का, उसका नाम है इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, इसका दूसरा नाम है सेल्फ मैनेजमेंट थ्योरी या सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी। अब ये बहुत स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ये बहुत उपयोगी है, सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी या इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। अब इसमें क्या करेंगे, तो इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी जो होता है इसमें व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक, इसमें हिंदी में जो नाम है उससे कुछ अर्थ अपने आप, छाप प्रबंधन सिद्धांत। छाप मतलब व्यक्ति अपनी एक छाप स्थापित करे, इंप्रेशन स्थापित करे कि उसका मकसद, उसका पर्पस पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज में स्टूडेंट हैं और वहां पर एक मैच हो रहा है, जिस मैच के आधार पर आपका चयन जो है स्टेट की टीम में होने वाला है, स्टेट की क्रिकेट टीम में होने वाला है या स्टेट की फुटबॉल टीम में होने वाला है। मान लीजिए आप एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, एक अच्छे बॉलर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी कोशिश ये होगी कि मैच के दौरान, क्योंकि सिलेक्शन उस आधार पर होने वाला है, जो हमारे स्टेट की टीम है उस आधार पर, उस कॉलेज में जो मैच हो रहा है दो टीमों के बीच, उसके आधार पर कुछ खिलाड़ी चयनित होंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम मैच को इस ढंग से खेलें, इस ढंग से बैटिंग करें, हमारा प्रभाव ऐसा हो बैटिंग के दौरान, हमारी बॉलिंग के दौरान हमारा तरीका ऐसा हो, टीम के अंदर हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि जो चयन करने वाली टीम है, जो चयन करता है, वो लोग हमारे ऊपर नजर रखें और हमें चयन जो होने वाले खिलाड़ी हैं उस सूची में हम आ जाए। यानी कि यहाँ पर आप उस खेल के दौरान टीम के जीतने या हारने से ज्यादा किस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इस बात पर कि हमारा एक छाप, हमारा एक इंप्रेशन चयनकर्ताओं पर पड़े और हमारा चयन जो स्टेट टीम है उसमें हो जाए। तो ये जब कोई भी व्यक्ति अपने तौर तरीकों में, अपने व्यवहार में, अपनी कार्य प्रणाली में इस तरीके से बदलाव लाता है तो उसको कहा जाता है इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, द थ्योरी दैट वी डोंट रियली चेंज आवर एटीट्यूड्स बट रिपोर्ट दैट वी हैव सो दैट
that our behaviors appears consistent with our, यानी वास्तविक तौर पर हम एटीट्यूड को बदलते नहीं हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। इसे कहा जाता है इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अच्छा, ये जो इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी है ये 1957 में दिया था, 1959 में दिया था, 1959 में गॉफमैन नाम के विद्वान ने, और 1967 में ये एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया था। 1959 टू 1967, तो पहली बार आया था इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी 1959 में, और 1967 में इसको बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया। खासकर जो है प्रबंध के क्षेत्र में ये काफी उपयोगी साबित हुआ। दूसरी एक थ्योरी है जो टेक्निक भी कहते हैं इसको बोलते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक, जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि दरवाजे के अंदर थोड़ा सा पांव रखना, लेकिन खाली पांव रखना मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि हमको घर के अंदर जाना है, लेकिन फुट इन द डोर, आपने दरवाजे पे पांव रखा और आपकी कोशिश ये है कि हम ये जो घर है इसमें हम एंटर कर सके। ये एक मैंने उसके शाब्दिक अर्थ बताया, वास्तविक इसका मतलब ये होता है कि द परसुएसिव technique involving making a small request before making bigger one। आपको कोई बड़ी चीज चाहिए तो आप वो बड़ी चीज मांगेंगे तो सामने वाला मना कर देगा, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल रिक्वेस्ट, आप छोटी सी मांग करेंगे। अगर वो छोटी सी मांग आपकी पूरी हो जाती है तो आगे के लिए भी आप प्रयास करेंगे। लेकिन इस टेक्निक को जो नाम मिला उस नाम में कहा गया द फुट इन द डोर टेक्निक, परसुएसिव टेक्निक इन्वॉल्विंग मेकिंग ए स्मॉल रिक्वेस्ट बिफोर मेकिंग बिगर वन। तो इस टेक्निक को एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण इसमें आपको मिलेंगे। जैसे आप एक जॉब के लिए जाते हैं किसी फैक्ट्री में, अब आपको मालूम है यहाँ जॉब है नहीं, मिलेगा नहीं, एकदम से जो प्रबंधक है वो मुझे काम नहीं देने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, सर जिस भी तरह का काम आपके पास है वो मुझे दे दीजिए। छोटे से छोटा काम जिसमें कम से कम सैलरी हो वो भी मैं करने को तैयार हूं। अब आपने क्या कर लिया, प्रबंधक के सामने ये रख दिया कि छोटे से छोटा काम, जो काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं भी है, लेकिन आपको वो काम अगर मुझे दे सकते हैं तो दे दीजिए, मैं उसे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको वो काम मिल गया। अब धीरे धीरे आप अपनी कार्य प्रणाली से, अपने व्यवहार से, आप अपने नॉलेज से प्रबंधक को इम्प्रेस करने लग जाते हैं, और क्या हो जाता है, आपको धीरे धीरे जो प्रबंधक है या उसके जो मालिक हैं उस इंडस्ट्री के, वो आपको एक बड़ा पद भी ऑफर कर देते हैं। तो ये कैसे हुआ, जब आपने फुट इन द डोर टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये चीज बहुत सारी जगहों पर सेल्समैनशिप में इस्तेमाल होती है, सेल्समैनशिप में इस्तेमाल होती है। जैसे आपसे बोलेंगे आप ये सामान एक बार यूज करके देखिए, ये वस्तु, ये भाई ये पाउडर है, मान लो साफ सफाई करने वाला पाउडर है, इसको आप थोड़ा सा यूज करके देखिए प्लीज, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो कई उद्योग, कई कंपनियां कुछ वस्तुओं को पेपर में अटैच करके आपके घर तक भेज देंगे कि एक बार अगर इस वस्तु का इस्तेमाल हुआ और उससे अगर लोग इंप्रेस हुए तो हमारा जो प्रोडक्ट है लोग खरीदने लग जाएंगे। तो जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई बड़ी चीज को हासिल करने के लिए, कोई बड़ा डिमांड रखने के लिए, छोटे छोटे डिमांड के माध्यम से लोगों में विश्वास हासिल किया जाता है और फिर वो बड़ी डिमांड उनके सामने लाई जाती है, तो इसे कहा जाता है फुट इन द डोर टेक्निक। तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के फील्ड में, ये सब जगहों पर सेल्समैनशिप का जो फील्ड है उसमें भी ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। ठीक है, जैसे बीमा का व्यवसाय आपको करना है, इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस के एजेंट हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप किसी के घर गए, अब आप जो है इंश्योरेंस एजेंट है वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, या अगर उन्होंने थोड़ा वो एंटरटेन किया तो आपने बोला कि भाई आप जो है ये बीमा एक बार लेके देखिए, अच्छा है इंश्योरेंस, इससे आपकी सेविंग हो जाएगी, और आप एक बार छोटा छोटा सेविंग करने लगे, 2 4 5 साल अगर निकल गया, पता चला उसका कुछ फायदा, एडवांटेज आपको मिल गया, 3 4 साल 5 साल बाद आपको लोन की जरूरत
जरूरत हुई, थोड़ा लोन मिल गया। अब आपके दिमाग में क्या हो गया, इंश्योरेंस के जो बेनिफिट है वो एस्टैब्लिश हो गए। फुट इन द डोर टेक्निक, पहले तो छोटे से अप्लाई, अब जब दोबारा वही एजेंट आपको मिलेंगे तो आप जब उनसे बात करेंगे और जब वो बड़ा ऑफर करेंगे कि भाई आप एक बड़ा बीमा लीजिए, तो आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके एडवांटेज को आप समझ चुके हैं। तो ऐसे बहुत से आजकल मार्केटिंग के फील्ड में इस टेक्निक का उपयोग होता है। एक और टेक्निक है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस, डोर इन द फेस, ये टेक्निक जो है जस्ट फुट इन द डोर टेक्निक का उल्टा है। इसमें क्या करते हैं, द परसुएसिव टेक्निक इन्वॉल्विंग मेकिंग एन अनरीजनेबली लार्ज रिक्वेस्ट, इतना बड़ा डिमांड कर देते हैं, बहुत बड़ा, बिफोर मेकिंग द स्मॉल रिक्वेस्ट, बहुत बड़ा डिमांड कर देंगे कि भाई इतना अगर आपने मान लिया तो ठीक है, और नहीं माने तो थोड़ा तो मिल ही जाएगा। तो बिग रिक्वेस्ट करते पहले और थोड़े के लिए भी तैयार रहते। जनरली इस तरह के रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेंगे कि चैरिटी वगैरह के फील्ड में, जहाँ चैरिटी करने को आता है कि भाई हमारे कंपनी को डोनेट करिए, हमारी जो है समाज सेवी संस्था है इसमें डोनेट करिए। अब आपको बोलेंगे आप 25,000 रुपये डोनेट करिए, एक साथ बोलेंगे। अब आप बोलेंगे नहीं भाई देखिए डोनेशन देना तो अच्छा है, इससे गरीब लोगों का भला होगा, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च होगा, लेकिन मैं 25,000 नहीं दे सकता आपको, मैं आपको 2,000 दे सकता हूँ, 5,000 दे सकता हूँ। तो क्या हो गया, उनका मकसद पूरा हो गया। तो यहां पर भी इसका यूज हो गया। इसको कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। तो 3 टेक्निक आपके सामने आ गया परसुएसिव कम्युनिकेशन का। पहला हो गया इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा हो गया फुट इन द डोर टेक्निक, तीसरा हो गया डोर इन द फेस टेक्निक। अब चौथा है लो बॉल टेक्निक। लो बॉल टेक्निक, लो बॉल टेक्निक में क्या होता है कि इसमें परसुएशन टेक्निक इन विच द सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट स्टार्ट्स कोटिंग ए लो सेल्स प्राइसेस एंड देन मेंशंस ऑल द एड ऑन कॉस्ट वंस द कस्टमर हैज एग्रीड टू परचेज द प्रोडक्ट। ये तो हम लोग देख सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मिलेगा ये सब बात। जब मार्केट में आप निकलेंगे तो आप दुकानदार से पूछिए ये जो सूटकेस है इसकी कीमत कितनी है, ये जो बैग है इसकी कीमत। अगर मान लीजिए आप कार खरीदने के लिए जाते हैं और आपने पूछा इस कार की कीमत कितनी है, तो वो आपको बोलेंगे ये तो 5,90,000 रुपए का है। ठीक, अरे 5,90,000 का बहुत अच्छी कार है, ये ले लेना चाहिए। अब जब आपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लिया कि भाई मुझे ये कार बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, हमें तो यही खरीदना है, आपके बच्चों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये कार अच्छी है और मुझे खरीदना है, आप घर के सारे लोग, सारे मेंबर्स जो हैं बड़े हैप्पी हो गए, खुश हो गए कि ये कार तो अच्छी है और हमें खरीदना है। अब जब आप उससे फाइनल बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन का भी कॉस्ट लगता है, इंश्योरेंस का भी कॉस्ट लगता है, इसके अलावा उसमें एक्सेसरीज भी लगेगी कुछ अगर आप चाहेंगे तो। अब धीरे धीरे उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ करके 1.5 लाख और बढ़ गई, तो वो 5.5 लाख की कार अब 7 लाख की हो गई। लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि भाई ये कार मुझे खरीदना है, बच्चों ने भी मान लिया है ना, पत्नी और बच्चों ने भी मान लिया है, या पत्नी खरीद रही है तो पति ने भी मान लिया कि ये कार अच्छी है, मुझे खरीदना है ना। आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि अब आप ये कार खरीदने वाले हैं। अब आपके ऊपर एक मानसिक दबाव आ गया, भले ही उसकी कीमत 7 लाख होगी लेकिन आप उसे खरीदेंगे। क्यों? तो इस तरह से भी इस टेक्निक को बोला जाता है लो बॉल टेक्निक। यानी पहले लो बॉल टेक्निक यानी थोड़ा कम फेंक करके देखो और उसके बाद धीरे 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 उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अच्छा, वो बढ़ोतरी भी इलॉजिकल नहीं है भाई, ये तो पता है कि आपको इंश्योरेंस भी होना है, रजिस्ट्रेशन भी करना, बिना रजिस्ट्रेशन की तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, फिर गाड़ी अच्छी भी है, उसमें आप एक्सेसरीज सुंदर दिखने के लिए एक्सेसरीज भी लगाएंगे। अब देखिए इस टेक्निक में, ये जो सेल्स टेक्निक है, बेचने की टेक्निक है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। जब आप कोई गाड़ी का या कार का विज्ञापन देखते हैं तो वहां भी आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि कार का विज्ञापन जैसे आप पेपर में देखेंगे कि जो इसका प्राइस है इतने से शुरू होता है, वो मैक्सिमम प्राइस नहीं बताते। फिर जब आप जाएंगे दुकानों में तो अलग अलग वेरिएंट की कीमत आपको अलग अलग मिलेगी। तो यहां पर ये लो बॉल टेक्निक का उपयोग किया जाता है और परसुएसिव कम्युनिकेशन की ये सारी टेक्निक जो है ये बहुत मजेदार है, खासकर मार्केटिंग के फील्ड में ये बहुत उपयोगी हो रही हैं। तो यहां पर आपको ये जानने का मौका मिल जाता है कि जो हमारे परसुएशन की जो थ्योरी है, जो हमारा परसुएशन है,
पहली बात तो वो क्या है। फिर दूसरी चीज आपको जान जाते हैं कि परसुएशन का रोल क्या है, कैसे ये हमारी अंदर नीड क्रिएट करता है, बिहेवियर को चेंज करता है, सोशल चेंज की जरूरत होती तो वो भी इस्तेमाल करता है। सरकार को अगर कोई पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना हो, रूल्स इंप्लीमेंट करना हो, है ना, लोगों के मोरल थॉट में कोई चेंज लाना हो, देखिए कितना उपयोगी साबित होता है। आप अगर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं, वहां भी यूज होता है। आप देखिए ये थ्योरीज कितनी मजेदार है। इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी आपके दैनिक जीवन में काम आता है, क्योंकि अगर आप जो है अपने कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई सेलेक्ट होना चाहते हैं उस जगह पे, तो आपको ये इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी अपने आप के अपने बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा जो आप परसुएट कर सके, वहां आप परसुएडर हैं। फुट इन द डोर टेक्निक, अगर आपको कोई बड़ी चीज चाहिए तो आपको ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। मार्केटिंग की फील्ड में काम करते। डोर इन द फेस टेक्निक, वो भी आपको बताया कि अगर आपको थोड़ा भी चाहिए तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी चीज की डिमांड करते हैं, आपको छोटा मिल जाता है। इसी तरह से लो बॉल टेक्निक, यानी कि अगर आप मार्केटिंग फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको ये भी यहां पर जानकारी मिल जाती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन, यानी क्या सिद्धांत है, क्या चीज होना चाहिए आपके अंदर। तो पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, आप प्रतिबद्धता, है ना, कमिटमेंट, ऑथोरिटी, अधिकारिता, कंसिस्टेंसी, लाइकिंग, कंसेंसस, ये सब चीज अगर डेवलप हो गया तो आपको जो है सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्लीपर इफेक्ट, ये भी आप लोग जान गए कि भाई देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से किसी व्यक्ति पर किसी एडवर्टीजमेंट का या कोई परसुएसिव कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो उसका असर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, वो जो बात आपने बताई है उसका असर होते जाएगा और धीरे धीरे आप उसमें एड्स करते जाइए, नई नई चीजें आप डालते जाइए, नए नए लोगों के माध्यम से, जो प्रभावी लोग हैं उनके माध्यम से उन तक बातों को पहुंचाइए। तो क्या हो जाएगा, वो जो इफेक्ट है वो आपका बढ़ जाएगा और जो परसुएसिव कम्युनिकेशन का मकसद है, जो पर्पस है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से स्लीपर इफेक्ट के बारे में एक समस्या भी मैंने बताई, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बिहेवियर होता है उनका, जो उनका एटीट्यूड होता है उसमें एक अलाइनमेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण वो टेंशन में रहते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं। इसको भी दूर करने की कोशिश करने में हमारा जो परसुएसिव कम्युनिकेशन है ये बहुत उपयोगी होता है। तो चाहे लोगों के व्यवहार को बदलना हो, चाहे लोगों में कॉग्निटिव डिसोनेंस को दूर करना हो, चाहे कोई भी वस्तु या कोई ऐसी वस्तु जो लोगों के लिए उपयोगी है वो उन तक अगर पहुंचाना हो, इन सब जगहों पर परसुएसिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। और आजकल तो बहुत सारे समाज के उपयोगी चीजों में, जैसे आपको लोगों में एक आदत डेवलप करनी है कि लोग पर्यावरण संरक्षण में हाथ बटाएं। तो कैसे होगा, उनको नए बिहेवियर में ले जाना है, नया बिहेवियर लाना है उनके अंदर, नीड क्रिएशन और बिहेवियरल चेंज। तो बिहेवियरल चेंज कैसे होगा, जैसे हमने लोगों को ये बताया कि भाई देखिए अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, अगर बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आने वाले जो जनरेशंस हैं उनमें बहुत दिक्कत आएगी। तो लोगों के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। जैसे बहुत से लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल लगा लिया, क्यों, क्योंकि भाई इससे जो हमारा जो कोयला है या जो गैस है या जो तेल है, उसको जो हम नेचुरल रिसोर्स है उसका उपयोग कम कर रहे हैं, प्रदूषण को कम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नया बिहेवियर सीख रहे हैं, वी आर चेंजिंग आवर बिहेवियर एंड गेटिंग द न्यू बिहेवियर। फिर उसके लिए फिर लोगों को और चीजें हमने समझाई कि भाई इसी से काम नहीं चलेगा, आप थोड़ा पेड़ पौधे भी लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो वातावरण में प्रचुर मात्रा में रहेगा और आप बेहतर और साफ सांस ले पाएंगे। अब इससे भी लोगों में चेंज आया और साथ ही साथ उनको ये भी हम बताने में कामयाब हुए कि भाई पॉलीथीन का उपयोग कम करिए, प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए। क्यों, क्योंकि ये भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है। तो लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने में भी ये सब जो टेक्निक्स हैं ये बहुत उपयोगी हैं और हमारी सरकारें हैं, हमारी जो प्रशासन है, और जब आप खुद स्वयं प्रशासन में जाते हैं तो इन सब टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। और जब आप इन परसुएसिव कम्युनिकेशन के इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी, हर जगह एक ही टेक्निक काम नहीं करेगी। कहीं पर आपको इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी लगेगा, कहीं फुट इन द डोर टेक्निक लगेगा, कभी डोर इन द फेस टेक्निक लगेगा और कभी लो बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोल में आप देखेंगे
तो कभी आपको लोगों में नीड क्रिएट करना पड़ेगा, कभी उनको बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा, सोशल चेंज करने के लिए कई बार आपको सरकार को एडवाइस भी देना पड़ेगा, कभी आपको अपने सबऑर्डिनेट से बातचीत करनी है, सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर में चेंज लाना है, कॉग्निटिव डिसोनेंस को अगर बदलना है तो उस संदर्भ में भी आपको जो तरीके हमने बताए कॉग्निटिव डिसोनेंस को चेंज करने, क्योंकि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस से प्रभावित व्यक्ति होगा वो क्या होगा, एसेम्ड होगा, टेंशन में होगा, तनाव में होगा, और साथ ही साथ वो जो बातें हैं उसको छुपाने की कोशिश करेगा। तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, प्रशासन को नुकसान होगा, कई बार ये सब चीजें जो है करप्शन को भी बढ़ावा देती हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है उनको दूर करने के लिए आपको लोगों में एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, अपने खुद के प्रति विश्वास, संस्था और संगठन के प्रति विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और ये सब तभी संभव होगा जब आप उनमें विश्वास यानी रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिक संबंध विकसित कर लेते हैं, और आप में जब प्रतिबद्धता, कमिटमेंट दिखता है, आपके पास अगर थोड़ा अधिकार भी होता है, ऑथोरिटी भी आप हासिल कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी, लाइकिंग, कंसेंसस, ये सब चीजें अगर आपने डेवलप कर लिया तो आसानी से जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इसको भी दूर करने में मदद मिलेगी, और वो जो व्यक्ति कॉग्निटिव डिसोनेंस से पीड़ित है उसकी समस्या का भी हल मिल जाएगा। तो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हमने की, और इन सब का उपयोग प्रशासन में काम के दौरान, राजनीतिक व्यवस्था में काम के दौरान और अपने जीवन की सफलता में भी आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।